बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने आज लाहौर में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कहा मुलाकात की। इस मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि अदालत की जानिब से इमरान खान साहब की नाकाबिल ज़मानत वारंट बरकरार रखते हुए मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब आज कहते हैं कि इमरान खान साहब को अदालतों में पेश होना पड़ेगा, वरना उन्हें पेश किया जाएगा। इस समय दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, अदालत की जानिब से इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट बरकरार रखने का फैसला किया गया है। क्या इमरान खान साहब की आने वाले दिनों में आप गिरफ्तारी के इम्कान देख रहे हैं? मेरा ख्याल है जी, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगी हुकूमत। अच्छा जी, और काफ़ी ज़्यादा इस बात के इम्कान हैं कि अब ये किसी वक्त भी सरप्राइजिंगली उनको मुख्तलिफ मुकदमे, आपने देखा होगा पिछले 24 घंटों में उन पर दर्ज हुए हैं, और नैब की तरफ से भी पेशियां भी, तो कोयटा में भी मुकदमे कर काफ़ी जगहों पे। तो आने वाले दिनों में उनको गिरफ्तार करने का इरादा हुकूमत का मुकम्मल है। सही। और कल के हवाले से अब उसको मुख्तलिफ अंदाज में बात हो रही है कि जी वो कल एक्सरसाइज की गई थी या क्या था। बहरहाल कल एक धमा चौकड़ी तो हमने देखी, लेकिन वो कुछ संजीदा गालिबन मूव नहीं थी। अब जो होगी वो संजीदा मूव होगी। ठीक। और उसमें किस तरह से गिरफ्तारी होती है, कैसे उनका कहाँ पे रखा जाता है, किस मुकदमे में होती है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन यह है कि अगले चंद दिनों में हुकूमत मुकम्मल इरादा रखती है कि उनको गिरफ्तार करें। अच्छा, अब लेकिन सवाल यह है कि जो अच्छा, उनकी जो पाबंदी लगी है उनकी तकरीर पे, वो देखें उसके ऊपर क्या फैसला आता है अदालतों का, जो चैलेंज हो रहे हैं। और साथ ही जो है वो ARY चैनल के ऊपर उनका लाइसेंस मनसूख हुआ। अच्छा, अब मुझे इसमें ज़ाहिर है सब अदालतों की तरफ जाएंगे और वहाँ से क्या सूरत हाल सामने आती है। आज़ादी राय के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबन सबकी तरफ से मजम्मत हुई है इस बात की कि आप को नहीं रोकना चाहिए हुकूमत को आज़ादी इज़हार राय। लेकिन मैं इसमें दो तीन बातें देखें। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको मामला तसादुम की तरफ नहीं लेके जाने, उनको बाहर सूरत मामला इलेक्शंस की तरफ लेके जाने हैं। जो मैं बहुत अरसे से बात कह रहा हूं कि जितना तसादुम की तरफ मामला जाएगा उनका, वो उतना ही अब जो उनको इलेक्शंस की तरफ जाना है, और इलेक्शंस के ऊपर हुकूमत आगे कर पीछे मुख्तलिफ वाइब्स आ रही हैं ना हुकूमत की तरफ से भी। मतलब ये जो अरेंजमेंट जो मैं कहता हूँ कि मुख्तलिफ पार्टियाँ, लेकिन अब चूंकि एक फ़ज़ा ऐसी बन रही है तो आप देख रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी एक मिक्स वाइब्स दे रही है। मौलाना साहब ने एक बात की, मुस्लिम लीग नून क्या प्लान करें, तो मतलब मुख्तलिफ पार्टीज अपना ये देख रही हैं कि आने वाले दिनों में सियासत किस तरफ जाती है। लेकिन इसमें मैं एक बात इसमें ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जो इलेक्शंस के हवाले से आप देखें कि KP का इलेक्शन नहीं अनाउंस हो रहा जी। मतलब वहाँ पंजाब का तो हो गया कि वो 30 अप्रैल, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं उन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन ही नहीं की, आज भी नहीं की। वो कल या परसों शायद करें और उसके बाद कोई तारीख का ऐलान हो। वो 1 तारीख होती है, पता चला वो 30 अप्रैल को, क्योंकि वो ऐलान उन्होंने करना है। अब वो 30 को नहीं करते, वो किसी और तारीख को करते हैं। तो वो एक अजीब सी एक इसमें अभी तक मामला क्लियर नहीं है कि इलेक्शन किस तारीख को, KP में क्या KP और पंजाब में एक ही तारीख को होगा, और क्या इलेक्शन कमीशन इसमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा या इलेक्शंस की तरफ जाएगा। क्योंकि आप असल जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी या तकरीर पर पाबंदी, ये सारे ये जो सारा हिजान है, एक हिजान बपा है ना, ये हिजान उस वक्त बपा है जब IMF के साथ आपका मुआहिदा अभी तक तय नहीं हो रहा। उम्मीद है कि इस हफ्ते हो जाएगा, और उम्मीद है कि वो जो उनकी एक कंडीशन है कि आपको ब्रदर
दोस्त दोस्त ममालिक से यानी यूएई और सऊदी अरेबिया से आपको जो बायलैटरल पैसे उनकी तरफ से रखवाए जाने हैं वो कंडीशन आपकी पूरी हो जाए। अभी दोबारा बिजली के रेट्स बढ़ा दिए हैं, सरचार्ज लग गया बिजली पे। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कब तक सरचार्ज लगता रहेगा और कैसे, क्योंकि इसकी वजाहत नहीं हो रही, बस बढ़ती जा रही है, बिजली बढ़ती जा रही है, कहाँ जाके थमेगी किसी को कुछ नहीं पता। IMF क्या कंडीशंस रख रहा है, क्या हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है उनकी तरफ से। तभी तो सारी शराइत पूरी हो गई, फिर अभी बिजली बढ़ गई दोबारा, अभी ये गुफ्तगू शुरू होने से कुछ देर पहले। तो मामला ये है कि वहाँ ये जो सियासी हिजान है सारा, मैन मेड क्राइसिस, ये जो सारा क्राइसिस है ये उस वक्त हो रहा है जब वो आपसे कहकर गए हैं कि आपके यहाँ सियासी इस्तेकाम नहीं है और आपके यहाँ सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, और उस सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, और पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह सियासी इस्तेकाम ना आए। तो सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी कैसे आएगा? अब मुझे बताएं, इस पकड़ धकड़ के नतीजे में एक को पकड़ लिया, उधर डाल दिया, उधर से वो छूट गए, उधर से उधर जमानत हो गई, उधर से ये हो गया, उधर से ये नारेबाजी, 8-8 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, गालम गलूच, सारा जो हो रहा है इस वक्त, इसका कोई रियासत के मसाइल से कोई ताल्लुक है? जो रियासत के मसाइल हैं, आज फिर दहशतगर्दी हुई है सुबह, जी ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल, बहुत से हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद शहीद हुए, हुए। और मईशत जो है वो उसके ऊपर कोई बात ही नहीं है। रोज़ ही बस ये आता है कि मामला तय हो गया। ये आ रहा है पिछले मेरा ख्याल से कम 7-8 महीने से आ रहा है कि मामला हो गए बस, और ये कोई नहीं बता रहा कि अगर IMF के साथ मामला हो भी गए तो फिर आगे क्या होना है, फिर आगे कैसे हमने जाना है। तो एक खामोशी छाई हुई है बिल्कुल, और कौम ये इसमें उलझी हुई है, जो कि एक टोटल नॉन इश्यूज हैं जिनको आप एक दिन में, यानी मेरे ख्याल से कोई इश्यूज ही नहीं है। मतलब ये एक ऐसे इश्यूज है जिसमें बदकिस्मती से अब उलझे हैं, या उलझा दिया गया है, या क्या है खुदा जाने, कि वो आपके हिसाब से बात ही हो रही है कि जी सियासी इस्तेकाम आना चाहिए। जी तो सियासी इस्तेकाम के नतीजे में गिरफ्तारी और पुलिस, और वो मतलब पुलिस ऑफिसर्स भी बेचारे, या वो भी ऑर्डर्स को मानना है उन्होंने, वारंट्स, वकील, आगे पीछे लोग, ये वो एक हंगामा बपा है मुल्क। तो ये स्टेबिलिटी है कोई? ये कोई इस्तेकाम है? तो ये इस तरह से तो चल नहीं सकता। अब ये किस रुख पे जाके ख़त्म होगा? यानी रोज़ आप देखें ना कि वो टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। यानी वो बजाय इसके कि आप कहेंगे अच्छा जी आज मुज़ाकरात हुए, आज बातचीत हुई है, आज चलो बैठ गए आपस में, किसी बात पे इशू क्या है? सारा इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इसको मारना है, इसको ख़त्म करना है, इसको जिंदा नहीं देखना, इसको ये मतलब ये क्या इश्यूज हैं? तो ये मेरा ख्याल है कि अगले 4-5 दिनों के अंदर ये चीज़ तेज़ भी हो गई है, वाक़यात तेज़ हो गए, वाक़यात की रफ्तार तेज़ हो गई है, जी और वाक़यात की रफ्तार जब तेज़ हो जाती है तो वो फिर किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच के वो ख़त्म होते हैं मामला। आज सदर आरिफ अलवी साहब की एक तवील मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो मुलाकात जो है आरिफ अलवी साहब अब भी यानी अगर किसी किस्म का इमरान खान साहब के साथ एक मामलात हैं, इस्टेब्लिशमेंट कह लें, जो भी कह लें ख़ास, तो उसमें आरिफ अलवी साहब का एक रोल है, बहरहाल वो सदर हैं। अब उस मुलाकात में क्या बातें डिस्कस हुई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी एक आध दिन के अंदर मूव करना है आगे, तो क्या इस मुलाकात का इलेक्शन कमीशन इंतज़ार कर रहा था, और इलेक्शन कमीशन फिर वो क्या बात हुई है इमरान खान साहब से, तो आगे जो मूव्स हो रही हैं बहुत सारी, उसमें ये मुलाकात बहुत अहम थी आज की। और दूसरी जो बात है वो ये है कि पर्चे कट गए बहुत सारे, 150 लोगों पे आज। ये एक दिन बेल होती है, फिर एक गिरफ्तारी, फिर बेल, फिर गिरफ्तारियां, फिर जमानत, फिर दूसरी जमानत, फिर तीसरी, चौथी, आगे पीछे हुकूमत भी इसी में फंसी हुई है, रियासत भी फंसी हुई है। तो ये मेरा ख्याल है अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इससे आप निकलेंगे तो फिर आप और आगे कोई बात करेंगे ना। और ये तो 7 से 8, 8 से, बल्कि अब तो बहुत ही तेज़ हो गए, 7 से 7:30, 7:30 से 8 की खबर कुछ और, 8 से 8:30 की खबर, इस तरह मुल्क ज़्यादा देर तक एक्चुअली ऑलरेडी लेट हो गए हैं आप बहुत सी जगहों पे बतौर एक कौम। यानी आप अपने इर्द गिर्द देखें ना, अगर कहीं पर, जो मैंने कल भी बात की थी कि जी कहीं पर तो अब यानी 6G आ रहा है और आप 5G स्किप करके चले गए,
ये डिजिटल सिल्क रोड्स हैं, ये जो BRI है आपकी बेल्ट एंड रोड, इसमें सिर्फ एक हिस्सा जो है वो सड़कों पे है, एक हिस्सा इसका समंदर में है, और एक हिस्सा यानी ज़मीन पे है, सड़कों पे, और उसके बाद जो इसका जो एक स्पेस या साइबर का हिस्सा है वो बिल्कुल अलग है, ये डिजिटल है सारा। तो वो आप उस तरफ क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, कब हो रही हैं, क्या टॉक्स हो रही हैं, तो अब ये हम तो उसे देख ही सकते हैं, काबरीन भी यकीनन देख रहे होंगे कि क्या है, और ये कुछ ना कुछ इसको इस सारे, लेकिन एक बात है, ये मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है सारा, वो बिल्कुल मैंने कहा अब इसको सिस्टम को उठा के कहीं फेंकना है कि ये किस रुख पे फेंकें कि ये या तो ये तलखियाँ ख़त्म हो, या आपस में बैठें सारे, या वो जो बैठना नहीं है, और या ये है कि अब यानी अब देखते हैं ना एक दो दिन के बाद, मैंने कहा ना अब ये रोज़ इसमें दिमाग ख़राब करना है अपना, कि रोज़ अगर बात की जाए ना कि किसने क्या बात बयान दे दिया, किसने क्या बात कर दी, अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या। लेकिन ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो बात मैंने चंद रोज़ पहले कही थी कि एक मेरी उनकी सेकंड टीयर से बात हुई, वो कहते हैं कि हम क्यों ना अलग हो जाएं, तो वो बात आहिस्ता आहिस्ता अब सरफेस पे आई है थोड़ी सी। वो होते हैं या नहीं होते वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जरदारी साहब जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस पूरे क्योंकि उनको ये अच्छी तरह से दो बातें जरदारी साहब को इल्म है। एक तो उनको इस बात का इल्म है कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू इमरान खान या मियां नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब तो दरमियान में, असल में उनका तो वो मुकदमात का इशू था ना, बीच में आना था, फिर वो क्या होना था, वो जो मरीम नवाज साहब कह रही तराजू बराबर करो, वो उधर उलझ गया ना मामला सारा। साकिब निसार साहब बीच में आ गए, बीच में वो बयान, वो मतलब एक खटपट चल रही है, मतलब कौन सा बेंच बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। अच्छा, जरदारी साहब इससे अलग हैं, आप नोट करें ना, इसमें इमरान खान है या इसमें मुस्लिम लीग नून है, जरदारी साहब इससे बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल साइड पे बैठ के ना, वो आराम से, मतलब ये बेंचों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इससे वो बिल्कुल अलग हैं इस वक्त। और ये कौन सा बेंच बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, सजाएं दो, वापस करो, ये करो, वो, इसमें नून फंसी हुई है या बमुकाबला पीटीआई, और जरदारी साहब साइड पे। तो जरदारी साहब अपनी वो देख रहे हैं ना, अपनी वजारतों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि भाई मेरी जो वजारतें थी, वजारत खारजा, वजारत जो मैंने पहले भी बात की, हिना रबानी खर साहिबा, शहरी रहमान साहिबा, बिलावल, तो उनकी जो मामलात बतौर एक रियासत पाकिस्तान उन्होंने जो बाहर जाके बात की है कि वो किस हद तक मुनासिब है, वो ठीक गई है। और इस दौरान मुस्लिम लीग नून फंसी हुई है इस मामले में कि जी बजट ही नहीं बन रहा, बजट कैसे बनेगा, क्या होगा, बात कैसे करनी है, बाहर के मुल्क को पैसा देंगे नहीं देंगे। तो इस वक्त सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में वो हैं, अगर इलेक्शन हो जाता है तो भी वो तैयार हैं, क्योंकि दूसरी बात ये है कि उनको ये पता है कि अगर पंजाब में पहले हो गया इलेक्शन, फर्ज करें हो गया इलेक्शन, हो गया और इमरान खान साहब जीत गए, तो इसको करवाने में कामयाब हो गए, तो इमरान खान का अगला हदफ सिंध होगा, तो बेहतर है कि उससे पहले पहले सिंध को निपटा दिया जाए। एक ये भी तो ज़हन में है ना जरदारी साहब के, क्योंकि सियासत में हर चीज पॉसिबल है। जरदारी साहब ने भी तो अप्स एंड डाउन देखे हैं ना बहुत ज्यादा, नवाज शरीफ साहब ने भी अप्स एंड डाउन देखे, ऐसे बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर जो वापस आए, फिर एक्सेप्टेबल नहीं है वापस आए। अब तो इमरान खान साहब भी अब इस वक्त जिस फेज से गुजर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर उनके मामला सियासतदानों ने देखे हुए हैं, तो वो जरदारी साहब ये कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो वहां वो फंस गए हैं इसमें, अदालतों के बेंच, तौहीन अदालत, वो उधर फंसे हुए हैं। वो अब देखें बिल्कुल अलग, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग साइड पे, जरदारी साहब बिल्कुल आराम से, और इसी तरह से मौलाना साहब, और नून उलझ गई है पीटीआई के साथ, और बहुत बुरी उलझी हुई है, और डॉक्टर साहब अंदरूनी इख्तिलाफ उधर भी है इधर भी है ना, इधर भी तो बहुत हैं अंदरूनी इख्तिलाफ, ठीक है। और जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें कुछ लोगों पे तो बहुत ही गुस्सा है इस वक्त, कह रहे हमसे कुछ बात करके गए थे जब कैद में थे, तो बाहर जाके वो फिर पलट गए हमसे, जो वादे करके गए थे आप। अच्छा, ये भी बातें हैं, तो वो कहते हैं ये तो कोई बात ना हुई। तो अब वो ज़रा सख्ती वाले, ज़ीरो टॉलरेंस वाला, अब इसमें अदालतें कैसे, एयरवाई का लाइसेंस मनसूख हुआ है, वो कोर्ट में जाते हैं, इमरान खान साहब ये जो स्पीचेस पे पाबंदी लगी है, अदालतों में जाते हैं, रिलीफ मिलता है क्या, लेकिन ये कल परसों तक क्लैरिटी होगी। गिरफ्तार हुकूमत ने तय कर लिया गिरफ्तार जरूर करना है,
खान साहब को गिरफ्तार जरूर करना है। डॉक्टर साहब, इससे क्या इस नून लीग की हुकूमत को कोई फायदा होगा? मैंने आपसे कहा ना कि अब इसके क्योंकि इश्यूज ऐसे हैं ना कि इश्यूज में ये अगर उस गिरफ्तारी के नतीजे में मईशत ठीक हो जाती है और उस गिरफ्तारी के नतीजे में मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाता है तो वो तो फिर हुकूमत, अगर ये है कि उसके नतीजे में मजीद अज़म इस्तेकाम आता है जी। तो वो तो हुकूमत के खाते में जाएगा, यानी नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के खाते में जाएगा, जरदारी साहब के खाते में नहीं जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल। वो ना मौलाना साहब के खाते में जाएगा। तो इन्होंने कैलकुलेट करना है ना कि क्या ये मतलब एक फैक्टर होता है ना, रिस्क फैक्टर, आप देख के कि भाई इसको करें ना करें, क्या इंप्रेशन गया है बाहर कि भाई पाबंदी लग गई साबिक वजीर आजम की तकरीर पे। मतलब आपके हर साबिक वजीर आजम की तकरीर पे हर कुछ सालों के बाद पाबंदी लग जाती है, तो वो दुनिया इस तरह से भी देखती है कि यार ये तो नॉर्म्स है ना, तो नॉर्मल सी बात है। हाँ, जो जाता है उसकी तकरीर ये ज़रूर होता है। तो वो इतना ज़्यादा वो यूज टू भी है, तो उनको पता ही होता है अमूमन के ऐसे ही होना है। ठीक है, कुछ होते हैं शौकत अजीज टाइप, निकल जाते हैं आराम से, बाकी हाँ खामोशी तो निकल जाते हैं, बाकी तो ये कि सब के सभी उन पे फेरा चलता है। अच्छा, बहरहाल तो देखते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये चल नहीं पा रहा, ये ज़्यादा अरसे जो है ये चल नहीं पा रहा सिस्टम, और ये कि सब इस वक्त अपनी नर्व्स होती है ना, सब वो बहुत उस पर गुस्से में, और बात भी किसी से करें तो टेंशन में, परेशान, गुस्से में। एक तो हालात ऐसे, फिर ये कि महंगाई और कोई जवाब नहीं दे पा रहा, और जो बात हो रही है वो इमरान खान उनको कहे, वो इमरान खान आगे, मतलब कौम इसमें फंस गई है। इससे कैसे निकलते हैं हम लोग बतौर कौम, ये देखना है। वो निकल जाएंगे। सिस्टम जब जाता है ना तो ऐसे ही कुछ होता है, इसी तरह से ना वो फिर किसी जगह थम जाता है जाके, तुम देखते हैं यार कोई आगे बात नहीं बढ़ रही, तो अभी रमजान का रन पड़ेगा और फिर उसके बाद ही सुकून आएगा, अल्लाह करे इंशाल्लाह से। अच्छा, इसमें जो एक बात मैंने की ना आपसे कि ये इन्होंने, हम इंतजार कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया से हमें पैसे, अब अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज जो है वो खबर है, और इसी दौरान आई है, और इसको देख के खुशी बहुत हुई है जी। और खुशी जो है वो ये हुई है कि जो हमारी चौथी स्लाइड है, एसोसिएटेड प्रेस, सऊदी अरेबिया सेज इट डिपॉजिटेड 5 बिलियन इन टर्किश सेंट्रल बैंक। ठीक है, 5 बिलियन, 5 बिलियन, 5 अरब डॉलर जो हैं उन्होंने तुर्की के सेंट्रल बैंक में रखवा दिए। सही। अच्छा, ये इतनी एक खूबसूरत, मतलब मैं इसको इसलिए कहूंगा कि देखें ये हमारे बड़े अच्छे बरादर ममालिक हैं, और इनके दरमियान जो है वो तलखियां भी हैं। अच्छा, तलखियां तारीखी हैं, मतलब तारीखी तलखियां हैं, लेकिन फिर ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं, फिर ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन ये वाला जो फेज़ है ना जो इस वक्त चल रहा है, ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा उम्दा फेज़ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। और इसमें हमारे दोनों बरादर ममालिक, यानी पिछले चंद सालों के दौरान जिनमें बड़ी तलखी रही, सऊदी अरेबिया और टर्की, टर्की और यूएई, टर्की और इजिप्ट, ये मुल्क करीब आ गए हैं, और ये बहुत एक उम्दा बात हुई है। अच्छा, ये जो टर्की के साथ, तो एक तो हमें पता है ना कि रिसेंटली, अब देखें ना टर्की में क्या कमाल की क़यादतें हैं। अब देखें कि तैयब उर्दुगन जो हैं वो इलेक्शन उनकी अपोजिशन जो है वो स्प्लिट हो गई है। ठीक है, 14 मई को इलेक्शन वहाँ होने जा रहा है और वो जीतेंगे वहाँ पे। उसके साथ साथ वो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी चल रही है। टर्की बड़ी माशी तौर पे बड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन 2022 में वो ऊपर आ गए थे। अगर ये जलजला ना आता बीच में, ये नागानी आफत ना आती, इससे भी इंशाल्लाह वो निकलेंगे। लेकिन अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इससे, ये तो है ना आज 6 तारीख को उन्होंने सऊदी अरेबिया में ऐलान किया, लेकिन 3 मार्च को एक और, आज से 3 रोज पहले, ये 3 रोज पहले जो है, ये ब्लूमबर्ग को मैं कोट कर रहा हूं, ये सेकंड स्लाइड, यूएई और टर्की के दरमियान क्या हुआ है। यूएई एंड टर्की एग्री टू डबल ट्रेड अप टू 45 बिलियन एज टाइज वॉर्म। ठीक है, ये है आज से 3 रोज पहले। ठीक है, और इसी को फिर अल जजीरा ने भी कोट किया हुआ कि टर्की एंड यूएई साइन फाइनेंशियल कॉपरेशन डील्स एज टाइज वॉर्म। ये जो है ये, अच्छा
अब इसमें जो है ये आप देखें कि जो अच्छा इजिप्ट, इसी तरह से इजिप्ट जो है, अभी हमें पता है कि इजिप्ट के जो जनरल सीसी के साथ मुलाकात हुई थी तैयब उर्दोगन की, जब ये वर्ल्ड कप हो रहा था सर, ये कतर में। और वहाँ पे लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये ज़लज़ला आया तो उनके इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो सीरिया भी गए। सीरिया से भी ताल्लुकात उनके ठीक नहीं थे बशारुल असद की वजह से, 2011 के बाद जो रौला पड़ा है। और वो टर्की भी गए और ये ताल्लुकात जो हैं ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं मिस्र के। अच्छा ये इसको ज़रा समझेंगे ना तो थोड़ा सा मैं इसलिए कहूँगा कि हमारे लिए क्यों, इसकी अहमियत क्या है। देखिए ये सारा सल्तनत उस्मानिया था ना, ऑटोमन्स थे सारे, ये सारी ऑटोमन एम्पायर थी। लेकिन मिस्र की कहानी बड़ी अजीब है। यानी अभी तो हमें पता है ना कि ये सल्तनत उस्मानिया टूटी तो इसमें से सऊदी अरेबिया और इराक और शाम और ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया और यहां सारा रौला पड़ा और ये सब कुछ। लेकिन मिस्र की कहानी अजीब है। मिस्र की कहानी ये है कि वहां पर वो नेपोलियन मिस्र में आ गए थे। सही, ठीक है। और ऑटोमन्स ने उस वक्त जो है वो उन्होंने मोहम्मद अली पाशा, जिनको हम अगर अरबी में कहें तो बादशाह कहेंगे, बादशाह, क्योंकि वो पे नहीं होता, तो मोहम्मद अली पाशा या मोहम्मद अली बादशाह जो इजिप्ट में उनको कहा जाता है। तो मोहम्मद अली बादशाह को उन्होंने वहाँ पे भेजा कि ये ज़रा नेपोलियन की फौजें, सुल्तान बैठे हुए थे कुस्तुनतुनिया में, तो उन्होंने कहा कि जाके फड़काओ ज़रा नेपोलियन की फौजों को निकालो। तो वो गए, कमांडर ज़बरदस्त मोहम्मद अली पाशा या बादशाह जो, वो गए, उन्होंने जाके नेपोलियन की फौजें वहाँ से निकलवाई। उसके वो गवर्नर बन गए। उसके बाद ये हुआ कि वो बहुत बड़े पॉपुलर हो गए। ये है 1820 1830, ये ठीक है, यानी 19वीं सदी का शुरू। तो वहां पॉपुलर हुए, और पॉपुलर होने के इतने पॉपुलर हो गए कि उन्होंने जो सुल्तान, जो ऑटोमन सुल्तान था, उनके खिलाफ बगावत कर दी और वो सीरिया में दाखिल होकर ऐसा मौका आ गया कि मोहम्मद अली पाशा जो हैं वो कुस्तुनतुनिया पे कब्जा करने के लिए पहुंच गए। बिल्कुल कुस्तुनतुनिया के नजदीक पहुंच गए, अनातोलिया से घुसे और आगे जनाब पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैं तो सुल्तान को मानता ही नहीं हूं, मैं हूं। और मोहम्मद अली फिर उसके बाद यूरोप के मुल्क कूदे बीच में, आगे पीछे, उन्होंने ऑटो में सुलह वुलह करवाई आगे वो। लेकिन इजिप्ट अलग हो गया। इजिप्ट ये सऊदी अरेबिया और यूएई और इनके साथ और इराक और शाम के साथ नहीं अलग हुआ पहली जंग अजीम के दौरान, सल्तनत उस्मानिया टूटे। इजिप्ट 100 साल पहले अलग हो गया था। अच्छा, उस 100 साल पहले मोहम्मद अली पाशा जो हैं वो अलग हो गए, इजिप्ट अलग हो गए लेके, और इतना पावरफुल हो गए वो कि उन्होंने बाकायदा यानी कुस्तुनतुनिया तक पहुंच गई, सीरिया वीरिया पे सारे कब्जा करके फौजें उनके आगे। और ये वो मोहम्मद अली पाशा थे जिनकी फिर नस्ल से, यानी नस्ल या उनकी फैमिली से, फिर वो शाह फारूक थे मिस्र के, जिनका तख्ता उल्टा जमाल अब्दुल नासिर और मोहम्मद अजीब ने। ठीक, 1952 में जो बगावत हुई है जिसको कर्नल्स कू कहते हैं, जिसमें जमाल अब्दुल नासिर ने तख्ता उलट दिया उनका और मोहम्मद अजीब ने ये इनका शाह फारूक का। तो शाह फारूक जो है वो कोई, ये शाह फारूक जो है इनका कोई ये शरीफ मक्का या ये जो शाम में और सऊदी अरेबिया और उर्दन के बादशाहों से इनका ताल्लुक नहीं था। ये वो मोहम्मद अली बादशाह के जानशीन थे। ठीक, तो उनके, यानी आप देखें कि इजिप्ट में 1830 से लेके ये 1952 तक वो मोहम्मद अली पाशा की नस्ल चली है। ठीक है। और शाह फैसल को फिर उसके बाद वो इजिप्ट में रिपब्लिक हो गई इजिप्ट। तो इजिप्ट के एक अजब मुख्तलिफ ताल्लुकात हैं इजिप्ट के टर्की के साथ हिस्टोरिकली, जो सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ हैं, या जो बाकी ऑटोमन, कई मुल्क, अल्जेरिया भी पहले अलग हो गया था। अच्छा, अब ये हुआ कि टर्की के ताल्लुकात क्यों खराब हुए? अरब स्प्रिंग, वो अखवान मुस्लिमून के साथ वो चले गए, मोहम्मद मुर्सी के साथ वो चले गए, फिर कतर और खलीजी मुल्कों का झगड़ा हुआ तो वो कतर के साथ, फिर जमाल खशोगी। लेकिन अब ये देखें कि अब ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में मिल रहे हैं। बिल्कुल सर। इजिप्ट
यानी ऑस्टिन लॉयड जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त, उनकी मीटिंग हुई है, बड़ी तवील मुलाकात हुई है उनकी शाह अब्दुल्ला से जॉर्डन में। और मैं इनकी प्रेस रिलीज देख रहा था आज, जो इनकी प्रेस स्टेटमेंट आई है, जो 12th स्लाइड है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, कि ये किंग अब्दुल्ला के साथ इनकी मुलाकात इंपॉर्टेंट है इसलिए कि यहां से ये जाएंगे इसराइल, और इसराइल से जाएंगे इजिप्ट। और इसराइल का दौरा बड़ा अजीब है, वहां हजारों लाखों की तो आबादी नहीं है, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे नेतन्याहू के खिलाफ, और वहां फलस्तीनी शहादतें हो गई और ये राइट विंग गवर्नमेंट संभल नहीं पा रही। उन्होंने नेतन्याहू को आज गिफ्ट कर दी है। डॉक्टर साहब ब्रेक लेके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब वो जो मुल्क ये जो मुल्क है ना, सऊदी अरेबिया, टर्की, अमेरिका, चाइना, एससीओ, आगे पीछे ये सारे आपकी रियासत से पूछ रहे हैं कि एक मिनट आप कर क्या रहे हैं सर, आप क्या हो क्या रहा है इस वक्त। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ब्रेक एक ले लेते हैं। मतलब कोई कुदरती आफत है, कोई रौला है, ये हंगर गेम आपने खत्म कब करने हैं, ताकि हम बात तो करें, लोग तो टिकें किसी जगह पे जाके। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक एक ले लेते हैं, वापस आके बात करेंगे ये इससे आगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की उस हवाले से बात कर रहे थे जहां खित्ते में बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है और क्या इस वक्त जो हमारी पॉलिसी है वो तसल्ली बख्श है? नहीं, खारजा पॉलिसी तो देखें सब इस वक्त रास्ता ढूंढ रहे हैं। यूरोप भी क्लियर नहीं है, ईयू क्लियर नहीं है। ईयू क्या कोई एक ब्लॉक ऐसा है, जो मैंने कल भी बात की थी, जो इसलिए बना था कि आइंदा जंगें नहीं होंगी यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और वो इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग देख रहा है जिसका कोई खात्मा ही नजर नहीं आ रहा। मतलब जर्मन्स फिर खड़े हो गए हैं रशिया के सामने, और जर्मन्स इस पे इजी नहीं है, क्योंकि इससे पहले जर्मनी जो है वो हमेशा दरमियान में आ जाता है। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो तो जर्मनी के लिए मुसीबत, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो तो जर्मनी के लिए मुसीबत, खास तौर पे उस वक्त मुसीबत जो सामने रशिया खड़ा हो, और ये सारे मुल्क बाकी मिल जाते हैं आपस में। और मतलब पहले भी जर्मनी जो है वो इसलिए 2 जंगों में हारा, तो तीसरी जंग, तो ये वाली जंग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना, लेकिन वो रशिया के अगेंस्ट भी जाते हुए 100 दफा सोचेगा कि भाई। तो अब मसला ये सारा कि यूरोप जो है, लेकिन मजबूत मुल्क हैं, बिल्कुल मजबूत इकोनॉमीज हैं, आपस का ताल्लुक अच्छा। वो ब्रेग्जिट से बरतानिया निकल के सोच रहा है कि हम वापस जाएं कि ना जाएं। एक वहां पे एक डिबेट शुरू है कि हमने निकल के अच्छा किया या बुरा किया। और यूरोप का आपस में जबरदस्त किस्म का, ईयू एक जबरदस्त, यानी कई हवालों से माशी हवालों से, बाकी और हवालों से वो ओपन है एक दूसरे के साथ। अब इशू ये है कि लेकिन ये जंग जैसे जैसे खिंचेगी तो ये डिवीजन पैदा होती जाएगी, खासतौर पे तब जबकि पीस एक ही पावर ला सकती है, जो पावर जेलेंस्की के ऊपर भी असरअंदाज हो सके, और जो असरअंदाज हो सके प्रेसिडेंट पुतिन पे भी, और जो असरअंदाज हो सके बाकी आसपास के मुल्कों पे भी है। उसकी वो बात सुने, वो है शी जिनपिंग का ये जो 12 पॉइंट पीस प्लान है, जो कि एक जगह पे उन्होंने पेश करके वो रुक गए हैं। अभी वो देख रहे हैं कि अभी आगे क्या, अभी क्योंकि घमसान की लड़ाई हो रही है, अभी जंग हो रही है, बैकमुथ से गिरता है नहीं गिरता, उधर फटीग शुरू हो गई है, उधर वो ट्रंप आ गए दोबारा, प्रेसिडेंशियल कैंपेन आगे पीछे, उसे बाद में करेंगे। लेकिन वो उससे पहले क्लोज करना है ना, इससे पहले कि वो ध्यान वापस चला जाए स्टेट्स की तरफ, स्टेट से मुराद अपनी अंदरूनी सियासत की तरफ चला जाए बाइडेन का ध्यान, या बाकी तो ये इस रौले को कहीं तो जाके छोड़ना है। क्योंकि वो ट्रंप ने तो कहा ना, मैं एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन में मैं 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ही जंग खत्म कर दूंगा। तो ये जो बात है, अब ये बात और यही जंग खिंच जाना, मतलब पुतिन का ख्याल था जेलेंस्की का तख्ता उलट जाएगा, जेलेंस्की का ख्याल था कि अंदर बगावत हो जाएगी अमेरिका की, तो लंबी हो गई जंग और बर्डन सारा इधर आ रहा। इसमें ये अरब, ये सारे मुल्क एक, आप देखें ना, एक पूरा मजबूत ब्लॉक यहां पे बन रहा है, जिनकी आपस की तारीखी तलखियां खत्म हो गई हैं। तारीखी तलखियां, यानी जनरल सीसी जब आए मोहम्मद मुर्सी के बाद, जनरल सीसी से तैयब अर्दगन के मामला ठीक हो गए। टर्की, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारे मुल्क आपस में लातादाद मामलात पे। आजरबाईजान आर्मीनिया में फिर लड़ाई हो गई, वो नहीं सॉल्व हो रहा ना इशू, वो ये इस तरह के इशू सॉल्व ही नहीं होते, 5 फौजी फिर मर गए उसमें। इशू ये है कि इन सारे
अफगानिस्तान के अंदर, यानी आप ये देखें आज के ये तास क्या खबर दे रही है, 14 न्यूज देखें, रशिया साइन मेमोरेंडम ऑन डेवलपमेंट ऑफ कोल एनर्जी सेक्टर इन अफगानिस्तान। चाइना, रशिया, अमेरिका, सारे के सारे इस वक्त डायरेक्ट अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अफगान गवर्नमेंट एक्टिवली उनके साथ इंगेज कर रही है। अब आप जो है इसमें बिल्कुल, यानी मैं या तो हो ना खुदा ना खास्ता कोई कुदरती इशू हो तो आप कहेंगे जी हम क्या करते हैं, ये है वो मैन और मैन मेड क्राइसिस में कहता हूँ MEN, छोटे से लोग जो हंगर गेम है कि ये हमारे पास हो, ये हमारे पास हो, ये हम आ जाएं, यूं कर लें, ऐसे कर लें। इसका कोई ताल्लुक जो है वो कोई मुल्क की खदमत या कौम की खदमत वगैरह हो किसी के शायद जहन में, मैं कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इस वक्त तो ये आपको हंगर गेम नजर आ रहा है ना सारा। अब इसी इशू में ये रियासत यरगमाल बनी हुई है। लोग मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि इस वक्त IMF आपसे कह रही है, कह के गए हैं कि आप इस्तेकाम पैदा करें, और उनके जाते ही ये क्या हुआ है पीछे, यानी अभी वो निकले, अभी इधर ही थे बल्कि, तो ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, उनके अभी साइन भी नहीं हुआ तो पीछे ये एक हंगामा शुरू हो गया जो ज्यादा अरसे अगर रहता है तो लोग मजीद बेजार होंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि अफगानिस्तान के अंदर यानी स्टेबिलिटी, इंटरनल स्टेबिलिटी और केओस को लोगों ने इस वक्त एक तरफ रखा हुआ है। ये जो है ना कि तकरीरों पे पाबंदियां या आपकी गिरफ्तारियां, फिर जमानतें, इसके नतीजे में कुछ नहीं, पॉलिटिकल और खासतौर पे वो पॉलिटिकल फोर्सेस उसको फेवर करें जो खुद उस फेज से गुजरे हो और फिर वो करें, तो फिर आपको लगता है कि यार एक मिनट ठहर जाओ, इन्होंने कुछ नहीं सीखा। क्योंकि वो था ना कि वो मिसाके जमहूरियत हो गया तो हमने अपनी नहीं तो हुआ था ना मिसाके जमहूरियत कि जी हमने 90 की दहाई की गलतियों से सीखा, आइंदा नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम लड़ते हैं तो उसके नतीजे में जमहूरियत चली जाती है। तो अब मुझे बताएं इस वक्त क्या उससे मिसाके जमहूरियत से अब क्या सीखा? वो कहते हैं ये तो सियासतदान ही नहीं है इमरान खान। वो भाई ये इमरान खान सियासतदान ही आपके साथ ये मुख्तलिफ अलाइंसेज में इमरान खान साथ रहे हैं, और वो असेंबली के अंदर सबसे बड़ी, असेंबली के बाहर भी सबसे बड़ी जमात इस वक्त है। पॉपुलर इलेक्शन होता है तो, वरना तो इलेक्शन ना करवाने की कोई वजह है ना, इलेक्शन अगर नहीं हो रहा तो उसकी कोई वजह है। तो इस तरह तो या तो मुज़ाकरात हो आपस में, खान साहब भी एक लचक दिखाएं, और अच्छा खान साहब को भी नुकसान हो रहा है इसका, उनको ज्यादा नुकसान ये हो रहा है कि इस हिजान की वजह से उनको यह मौका मिल रहा है कि यहां पर फाइनेंशियल या सिक्योरिटी या हिजानी कैफियत में इलेक्शन आगे निकल जाए। अच्छा उनके पॉइंट्स हैं ना, उनके बड़े सॉलिड पॉइंट्स हैं कि भाई इतने हिजान में और ये माशी सूरत हाल और ऐसे में हम कैसे इलेक्शन में जाएं। सर बिल्कुल। और खान साहब ने इस हिजान को खत्म करना है। देखिए असल बात यह कि अगर ये हिजान जारी रहता है तो इलेक्शन नहीं होता, तो और खान साहब में मुकदमात बनते जाते हैं रियासती इदारों के साथ, इस्टेब्लिशमेंट, अदालत, आगे पीछे। खान साहब ने आगे जाके इलेक्शंस की तरफ जाना है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। एक उनमें ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे, मैं हमेशा कहता हूं ना कि इसको सियासी जमात की जगह इसको एक गुरीला तंजीम बना के होता है ना, आ जाओ, पहुंच जाओ, पहाड़ों पे चढ़ जाओ, हंगामा करो, देख लें। ओ भाई इलेक्शंस में जाएं, इलेक्शन वो लचक दिखाएं, ये लचक दिखाएं, आगे पीछे मुज़ाकरात के टेबल तक आए। दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं, मतलब इस तरह थोड़ी ये तमाशा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके यहीं से आपसे गुफ्तगू। ये जो मैं बात कह रहा हूं ना कि बाहर के मुल्कों से मैसेज आ रहा है, ये मैसेज इसको ये मैं इसको वो इसलिए आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा हम इन्वेस्टमेंट, हम पैसे दें, हम बात करें, किससे बात करें। ठीक है। एक दफा आते हैं तो शौकत तरीन, और दूसरी दफा आते हैं तो हफीज शकीज और हमाद अजहर, फिर आते हैं तो मिफ्ता इस्माइल, फिर आते हैं तो इसाक डार, फिर जाते हैं तो। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने आज कहा है कि उनके फ़ोन का डेटा हैक हो गया है। उन्होंने बात की है, ये हमारे बड़े अच्छे कलीग हैं आदिल शाहजेब साहब, उनसे गालिबन उन्होंने बात की है, और उसमें अब उनके व्हाट्सएप का डेटा हैक हो गया है। तो या तो ये है कि कोई मतलब ऑडियोज वगैरह आनी है फ्यूचर में, मैं इसका सही तरह से इसकी गुफ्तगू को समझ नहीं पाया असल में कि किस तनाजुर में उन्होंने की है, कि वो शायद कोई ऑडियोज आनी है, या उसको उन्होंने ये भी कहा कि जोड़ के बनाई जाती रही हैं माजी में, और ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं जिससे उन्होंने बताया है कि जी मेरा डेटा हैक हो गया है टेलीफोन का,
और ऐसे कोई मामला हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किताब भी लिख रहे हैं शायद, अल्लाह उन्हें खैरियत से रखे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके मरने के बाद वो शाये होगी। अच्छा, अब ये एक बड़ा मसला है कि मरने के बाद जो है वो ये एक नया ट्रेंड है कि मरने के बाद, अगर अल्लाह ना करे, लेकिन ये मरने के बाद किताब शाये हो तो मतलब बंदा पूछ भी ना सके कि यार ये कोई तरदीद भी ना कर सके, कोई बात भी ना कर सके कि ये तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मतलब ये भी एक अजीब सी बात है। तो ये एक नया ट्रेंड है जिससे मेरे ख्याल से हमें गुरेजी करना चाहिए कि मुझे कुछ हो जाए तो ये 4 लोग, मुझे कुछ हो जाए। देखें आज वो राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से एक खबर चली, उससे सवाल भी हुआ, तो उन्होंने उस पर बड़ा मुनासिब जवाब दिया कि कोई तीसरी पार अगर दरमियान में आ जाए और वो फ़ायदा उठा ले और आपने नाम किसी के फिक्स किए हो, और ये मामला हुआ था जब बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हुई थी, बिल्कुल याद है। तो उन्होंने नाम दिए और बाद में जो है वो तो मतलब मुस्लिम लीग काफ, आप देखें ना, मतलब मुस्लिम लीग काफ, एजाज शाह साहब, ये और ये चूँकि जरदारी साहब के इल्म में थी बात, तो उन्होंने उसको अच्छी तरह, जब ये बात हुई थी तो ये दुबई में जिस जगह बात हो रही थी, तो बड़े उन्होंने सीरियस नोट पे नहीं, लाइटर से नोट पे बात की थी, तो जरदारी साहब ने उसको कवर किया। लेकिन यह है कि यहाँ तो वो बिल्कुल ही कि मुझे कुछ हो गया तो ये जिम्मेदार, मुझे कुछ हो गया ये जिम्मेदार, मैं उसके बाद किताब लिखूंगा, मैं उसको किताब लिखूंगा। अब मसला ये है कि वो तो ये तलखी इतनी बढ़ गई है इस वक्त कि ये अपनी, और अभी बढ़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसे जा रही है ना, ऐसे ये पहले यूं थे ऐसे करके, और अब ये बिल्कुल तेजी स्टीप से ऐसे जा रही तेजी है। के साथ ऊपर ठीक जा रही है, फ्लैट। लेकिन ये एक जगह पहुंच गए, इसने जाहिर है कि फिर उसके बाद ये संभलने हैं मामलात हाँ, को। या तो ये पीक पे पहुंची हुई है और प्लेटो पे है अभी, और ठीक फिर है, ये नीचे जाएगी। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि या ये इस तरह चल नहीं पा रहा, बिल्कुल ये बिल्कुल। तमाम मुल्क रुका हुआ है, और बाहर की, मैं आई रिपीट, बाहर से लोग आपको कह रहे हैं, अब आपके रियासत को कह रहे हैं, आपके सफारतकार, आपके जो मईशत डील कर रहे हैं, आपके जो, कि भाई एक मिनट, आपके बैंक्स हैं, आपकी एयरलाइंस हैं, कि यार क्या होने वाला है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त IMF, खत्म हो रहा है। सर बहुत ठीक है ना। शुक्रिया, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे इस हवाले से। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।